हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट निशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के बारे में कि ये क्या है और ये ऑर्डिनेंस क्या है और इसका बैंकिंग सेक्टर पर और हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये जो अमेंडमेंट है, जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 है, उस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सिग्नेचर हो चुके हैं, यानी कि ये अध्यादेश अब लागू हो गया है और जब संसद चालू होगा तब ये इसे एक्ट में भी बदल दिया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये ऑर्डिनेंस क्या है, ये अमेंडमेंट क्या है, इससे क्या होगा बैंकिंग सेक्टर में और इसे क्यों लाया गया, इसके बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 लागू हो गया है। अब इससे क्या क्या चेंजेस होंगे, तो अभी तक जो कोऑपरेटिव बैंक थी वो आरबीआई के अंडर में नहीं आती थी, आरबीआई उसे रेगुलेट नहीं करती थी। तो इस ऑर्डिनेंस के द्वारा सेक्शन 45 है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो सेक्शन 45 है, उसमें जो कोऑपरेटिव बैंक है उसे छूट मिली हुई थी आरबीआई के अंदर के रेगुलेशन से, लेकिन अब इसे इस ऑर्डिनेंस के द्वारा उसे खत्म कर दिया गया ताकि आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक को भी रेगुलेट कर सके। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारे देश में बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं और ये इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये जान लेते हैं। तो हमारे देश में दो प्रकार के बैंक होते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक होता है और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक होता है। अब कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रेगुलेट होता है और जो कोऑपरेटिव बैंक है वो ड्यूअल रेगुलेशन डराते हैं, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 के तहत भी रेगुलेट होते हैं। अब जो कमर्शियल बैंक होता है उसका साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है और उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट का होता है, जबकि कोऑपरेटिव होते हैं बैंक्स वो का साइज छोटा होता है और उनका जो मोटिव होता है वो सर्विस यानी कि सहकार का होता है, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उससे कई ज्यादा इंटरेस्ट कई बार कोऑपरेटिव बैंक्स देते हैं और उसके कारण ये होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो अकाउंट होल्डर होते हैं, वो वहां पे ज्यादा शिफ्ट होते हैं। तो ऐसा अभी तक होता था और कई बार क्या होता था कि जो आरबीआई के कंट्रोल में जो कोऑपरेटिव बैंक नहीं होते थे, उसके कारण जो कोऑपरेटिव बैंक कई बार लोन है, कई बार इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसी जगह कर देते जिसके कारण वो काफी घाटे में आ जाते थे, काफी कैश का प्रॉब्लम हो जाने के कारण वो बैंक बंद हो जाते थे, उसे लिक्विड का प्रॉब्लम हो जाता था। तो इसके कारण इसे अमेंडमेंट लाया गया, जो सेक्शन 45 इसीलिए इसे रद्द कर दिया गया और आरबीआई रेगुलेट कर सके, इसीलिए इस ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट को लाया गया है। अब 1966 से पहले आरबीआई का कोऑपरेटिव बैंकों पर कोई कंट्रोल नहीं था, तो 1966 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अमेंडमेंट लाया गया और उसके बाद जो कोऑपरेटिव बैंक है उसे बैंकिंग और कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन दोनों के द्वारा चलाया जाता था, दोनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो अब ये कोऑपरेटिव लेजिस्लेचर क्या होता है, तो जो बैंकिंग वाला पार्ट था कोऑपरेटिव का वो आरबीआई देखती थी और जो मैनेजमेंट लेवल का जो पार्ट होता था वो स्टेट गवर्नमेंट देखती थी, उसे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता था। अब ये ऑर्डिनेंस आ जाने के बाद किन किन कोऑपरेटिव बैंक पर ये लागू होगा, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी लागू होगा और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन दोनों पर इसे लागू कर दिया जाएगा। अब इसके आ जाने से क्या फायदा होगा, क्या इसका इसे लाने का मोटिव क्या है, इसके बारे में बात करें तो इसका मेनली ये मोटिव था कि जो कोऑपरेटिव बैंक में जो डिपॉजिटर है उनका जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट किया जाए और कोऑपरेटिव बैंक को और मजबूत बनाया जाए। और इसके साथ ही ये भी दूसरा मोटिव है कि जो कोऑपरेटिव बैंक का जो गवर्नेंस है उसे भी काफी डेवलप किया जाए, उसे मजबूत किया जाए। इसे कैसे मजबूत किया जाएगा, तो जो आरबीआई का जो पावर है वो जैसे कमर्शियल बैंक पर यूज होता है
और आरबीआई जैसे कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट करते हैं, उसी तरीके से अगर आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक को भी रेगुलेट करेगी, उसका पावर अगर यूज करती है, तो कोऑपरेटिव बैंक भी काफी मजबूत होंगे, उनका गवर्नेंस भी अपडेट होगा और मजबूत होगा। तो ये मेन मोटिव है जो कोऑपरेटिव बैंक को मजबूत करने का मोटिव है इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। अब इस ऑर्डिनेंस के आ जाने के बाद, यानी कि जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 है, उसे लागू करने के बाद जो कोऑपरेटिव बैंक में ये क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला ये चेंज होगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजमेंट लेवल पर अगर किसी को रिक्रूट करना है तो उसे सर्टेन क्वालिफिकेशन मेंटेन करना होगा। अगर जो व्यक्ति रिक्रूट हो रहा है, अगर उसे सर्टेन क्वालिफिकेशन मैच नहीं हो रहा है, तो वो उस वहां पे अपॉइंट मैनेजमेंट लेवल पे उसे अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। दूसरा ये चेंजेस है कि जो कोऑपरेटिव बैंक का जो सीईओ है, उसे अपॉइंट करने के लिए आरबीआई की है परमिशन, प्रायर परमिशन लेनी होगी, और अगर आरबीआई परमिशन देता है तभी उस व्यक्ति को कोऑपरेटिव बैंक का सीईओ बनाया जाएगा। पहले क्या होता था कि इसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, तो कई बार मनचाहे व्यक्ति को बिठाया जाता था और उसको किसी को भी रिक्रूट किया जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि जो सर्टेन क्वालिफिकेशन मेंटेन ना होने के कारण उस बैंक में डिसीजन में काफ़ी खराबी आती थी और उस बैंक में काफ़ी लॉसेस होते थे। तो ये ना हो, इसीलिए ये दो चेंजेस किए गए हैं कि अगर किसी मैनेजमेंट लेवल पर किसी को रिक्रूट करना है तो सर्टेन क्वालिफिकेशन मेंटेन करनी होगी और सीईओ अपॉइंट करने के लिए आरबीआई की परमिशन लेनी होगी, और इसके साथ जो ऑडिट होगा वो आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू होगा। तो इसके कारण यह होगा कि ऑडिट प्रॉपर होगा, तो अगर कोई गड़बड़ी है वो पहले से ही पता लग जाएगी। तो इस ऑर्डिनेंस के आ जाने के कारण ये काफी 3 बड़े चेंजेस कोऑपरेटिव बैंक में देखने को मिलेंगे। अब इस ऑर्डिनेंस के आ जाने के बाद एक ये भी बेनिफिट होगा कोऑपरेटिव बैंक को कि कोऑपरेटिव बैंक में पहले क्या होता था कि कई बार लिक्विड कैश की या कैश की कमी होने के कारण वो बैंक बंद हो जाते थे या फिर उसे डूब जाते थे। तो अब सेंट्रल बैंक अगर परमिशन देती है तो कोऑपरेटिव बैंक अपनी मनी राइज कर सकती है पब्लिक के थ्रू, जैसे कि वो इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स है या अनसिक्योर्ड डिबेंचर है, या फिर काफी तरीकों से वो अपने मनी को राइज कर सकती है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट कोऑपरेटिव बैंक को मिलेगा इसके ऑर्डिनेंस के आ जाने के बाद। अब जो सेक्शन 45 है बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 की, उसे रिमूव हो जाने के कारण सबसे बड़ा क्या फायदा होगा कोऑपरेटिव बैंक को और उसके जो अकाउंट होल्डर है, डिपॉजिटर है, उनको क्या फायदा होगा कि अगर कोई बैंक डूबने की कगार पर आती थी तो आरबीआई क्या करती थी कि मॉनिटरियम लागू कर देती थी उस बैंक पर, जिससे क्या होगा कि उस बैंक की जो लेन देन है वो रुक जाएगी और आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू ही उसे किया जा सकेगा। और आरबीआई उसके बाद रिवाइज प्लान की लाती थी ताकि उस बैंक को डूबने से बचाया जा सके और उसके डिपॉजिटर है उन्हें सेफ्टी फिल कराया जा सके। अब मॉनिटरियम के जरिए जब उस आरबीआई उसे कंट्रोल करती थी तब क्या करते थे कि भाई कोई भी जो डिपॉजिट अकाउंट होल्डर है वो केवल 1000 या 2000 ही निकाल सकते हैं या फिर 6 महीने में केवल इतना ही एक्स अमाउंट ही निकाल सकते थे, तो वो सारी गाइडलाइंस करती थी। लेकिन ये सेक्शन होने के कारण पहले मॉनिटरियम लाया जाता था और उसके बाद रिवाइज प्लान लाया जाता था, तो उसमें काफी टाइम लग जाता था और उसके कारण काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते थे। लेकिन अब ये सेक्शन जो 45 है वो निकल जाने के बाद, जो बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 में निकल जाने के बाद, अब आरबीआई विदाउट मॉनिटरियम जाहिर किए बिना, इंप्लीमेंट किए बिना ही रिवाइज प्लान इसे इंप्लीमेंट कर पाएगी। तो इससे क्या होगा कि रिवाइज प्लान सीधा ही इंप्लीमेंट करने के कारण उस बैंक को डूबने से बचाने में भी जो समय की, जो टाइम की देरी होती थी वो भी निकल जाएगी और जो प्रोसेस है वो काफी स्पीड में हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि कोऑपरेटिव बैंक है वो कई बार क्या होता है कि लोन्स है ना वो ज्यादा दे देते हैं बिजनेसमैन को, काफी सारे पैसे दे देते थे और बिजनेसमैन या जो भी लोन या जहां भी इन्वेस्ट किया होता है वहां से जब पैसा नहीं आता है तो कोऑपरेटिव बैंक में दिक्कत होती थी और वो डूब जाती थी। लेकिन अब आरबीआई उसे रेगुलेट करेगी, तो जैसे ही आरबीआई जिस तरीके से जो कॉमर्शियल बैंकों पर अपना पावर यूज करती है, सेम तरीके से कोऑपरेटिव बैंक पर भी अपना पावर यूज होगा। जिससे क्या होगा कि कोऑपरेटिव बैंक को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा। अब सीआरआर क्या है, तो कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक को भी कुछ अमाउंट, कुछ नकद, कुछ कैश आरबीआई में जमा करनी होगी कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे। और
जो SLR है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, तो वो अपने पास रख सकती है, जैसे कॉमर्शियल बैंक रखती है। जिससे क्या होगा कि अगर किसी कारणवश कहीं पे अगर लोन दी है या कहीं पे इन्वेस्ट किया है, वहां से पैसा आने में देरी होती है, तो अकाउंट होल्डर को अपना ही पैसा निकालने में, अपना ही पैसा लेने में दिक्कत ना हो, इसीलिए CRR और SLR मेंटेन कॉमर्शियल बैंक को करना पड़ता है। तो सेम तरीके से अब कोऑपरेटिव बैंक को भी ये मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके कारण वो भी इमीडिएटली अगर कोई निकालने पैसा आता है तो उसे दिक्कत नहीं होगी। जो अकाउंट होल्डर होगा, जो डिपॉजिटर होगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी और वो डूबने से भी काफी बचेगी, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व रेशियो रखा गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 क्या है और इसे क्यों लाया गया और इसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर में और कोऑपरेटिव बैंक पर क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।